आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो का आदर्श राज्य रिपब्लिक। जैसा कि नेटलशिप ने कहा है कि रिपब्लिक में प्लेटो अपने आदर्श को किंचित मात्र भी न्यून नहीं करता, मतलब जो उसका टारगेट है उसको बिल्कुल भी वह कम नहीं करता। उसे केवल इस बात से संतोष है कि वह राज्य को एक आदर्श के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। प्लेटो ने और इसके बारे में वेपर ने भी कहा है कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अनिवार्य तत्व हैं। रिपब्लिक का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे आदर्श राज्य का निर्माण करना है जो सभी प्रकार के विकारों, भ्रष्टाचारों और विकृतियों से रहित हो। प्लेटो का आदर्श राज्य अच्छाई के विचारों का मूर्त रूप है। उसके निर्माण हेतु प्लेटो विचारों के विश्व को वहाँ तक ले जाता है जहाँ तक उसे ले जाना चाहिए। प्लेटो के आदर्श को आदर्श हेतु प्रस्तुत करता है और उसे व्यवहारिक बनाने के लिए वह लेश मात्र भी संशोधन नहीं करता। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में सर्वप्रथम हम राज्य और व्यक्ति के संबंध देखेंगे। तो प्लेटो राज्य और व्यक्ति को पारस्परिक एक दूसरे से संबंधित मानता है और राज्य को व्यक्ति का ही विस्तृत रूप मानता है। प्लेटो का मत है कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से पैदा नहीं होता, किंतु यह उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होते हैं जो उसमें रहते हैं। प्लेटो को राज्य की चेतना में और व्यक्ति की चेतना में एकता का आभास होता है। दूसरा पॉइंट है प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति या विकास। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के निर्माण के 3 चरण बताए हैं। पहला, मानव की आर्थिक आवश्यकताओं को ही राज्य की उत्पत्ति का मुख्य आधार मानता है। इस आर्थिक पहलू पर राजनीतिक महत्व भी उसे दृष्टिगोचर हुआ है, क्योंकि कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत इसी दृष्टि में राज्य की एकता स्थापित करता है। प्लेटो राज्य की उत्पत्ति का दूसरा चरण बताता है। जब प्लेटो उस वर्ग के निर्माण की योजना प्रस्तुत करता है तो राज्य में साहस और उत्साह का प्रतिनिधित्व है। राज्य के अंग के रूप में इस वर्ग का प्रमुख गुण उत्साह है। पहला जो गुण है वो तो उसने बताया उत्पादकता, आर्थिक तत्व उत्पादक वर्ग से जुड़ा हुआ है। दूसरा वो बताते हैं साहस, साहस का मतलब सैनिक वर्ग का विकास आ जाएगा। और तीसरा जो चरण है उसके अंदर प्लेटो दर्शन और विवेक की बात करते हैं, जिसमें उत्साह की अपेक्षा विवेक का अधिक बाहुल्य है। ऐसे व्यक्ति को प्लेटो ने राज्य का दार्शनिक शासक माना है। प्लेटो के अनुसार शासक विवेकशील होना चाहिए और स्नेहशीलता भी उसके अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार जो प्लेटो ने राज्य के निर्माण के 3 चरण बताए हैं वह 3 वर्गों को प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। अब है नेक्स्ट आदर्श राज्य के निर्माण में 3 वर्ग, तो वो हमने देख लिए, उत्पादक, सैनिक और शासक। फिर है आदर्श राज्य की आधारशिला। प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय पर बेस्ड है। आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं और कार्य विभाजन और विशेषीकरण की धारणा के आधार पर तीनों वर्ग अपने अपने कार्य करते हैं और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। यह प्लेटो के न्याय का गुण है, जिसकी उपस्थिति के कारण ही राज्य विभिन्न वर्ग अपने अपने कार्य क्षेत्र पर अपनी अपनी कार्यवाहियों को सीमित करते हुए प्राकृतिक क्षमता और प्रशिक्षण के आधार पर निश्चित किए गए कार्यों को अपने द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदान करते हुए पूर्ण करते हैं। आदर्श वो है आधारशिला, आदर्श राज्य के आधार स्तंभ। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के आधार स्तंभ में शिक्षा और साम्यवाद को शामिल किया है। ये प्लेटो के अनुसार इसीलिए उसने रिपब्लिक में शिक्षा के बारे में डिटेल से अध्ययन किया है और रूसो ने यहाँ तक कहा है कि शिक्षा पे लिखा गया यह एक सबसे लंबा और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो की शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा राज्य के द्वारा दी जाती है। स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता।
प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों विकास करना है। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक बनाना है। और अब है साम्यवाद। प्लेटो के आदर्श राज्य का दूसरा आधार स्तंभ है साम्यवाद। साम्यवाद का उद्देश्य है शासक को परिवार और संपत्ति के मोह से मुक्त रखना। यह साम्यवाद का जो सिद्धांत है सिर्फ संरक्षक वर्ग मतलब सैनिक और दार्शनिकों के लिए ही है। उनकी ना संपत्ति होगी और ना ही परिवार होगा। संक्षेप में आदर्श राज्य में प्लेटो राज्य की राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति को एक ही हाथों में न आ जाए इस सिद्धांत पर कार्य करता है। आदर्श राज्य की बागडोर। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक शासक के हाथ में सौंपी है। दार्शनिक शासक जो कि सर्वाधिक शिक्षित, सुसंस्कृत, साहसी, ज्ञानी, निर्लोभी होगा। प्लेटो की यह धारणा है कि आदर्श राज्य में शासन कार्यों को परम बुद्धिमान व्यक्ति के हाथों में रखना चाहिए जो कंचन और कामिनी से दूर रहते हुए शासन का संचालन करे। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के लिए एक विवेकशील शासन की कल्पना की है और इसीलिए प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है वह महाशक्तिमान शासक है और इसीलिए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में कानून को कोई स्थान नहीं दिया है। अब हम देखते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना डेनिंग, कार्ल पेपर और रसेल आदि विद्वानों ने उसकी आलोचना की है। डेनिंग के अनुसार आदर्श राज्य की अवधारणा अव्यावहारिक है। प्लेटो के आलोचना करते हुए पहला पॉइंट है आदर्श राज्य एक स्वप्न लोकीय संसार है। प्लेटो का आदर्श राज्य है वो व्यवहार में असंभव है क्योंकि इतना इच्छाओं से और महाशक्तिमान शासक ढूंढना मुश्किल है। इस आधार पर आलोचना की जाती है। स्वतंत्रता का निषेध। प्लेटो का आदर्श राज्य व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं देता, वह व्यक्ति को नियंत्रित करता है और उसके सभी प्रकार के विकासों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर देता है। तीसरी आलोचना उत्पादक वर्ग की निरंतर उपेक्षा। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य पे मेन फोकस है वो सिर्फ संरक्षक वर्ग जिसमें दोनों को शामिल किया उन्होंने दार्शनिक और सैनिकों पर ही किया है और उत्पादक वर्ग की अपेक्षा की है। इससे यह लोकतंत्र की भावना के विपरीत विचार है। शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता। प्लेटो के आदर्श राज्य में कानून और नियमों का पूर्णतः अभाव है। दार्शनिक शासक को प्लेटो निरंकुश सत्ता सौंपता है जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं माना जा सकता। कानून की उपेक्षा। प्लेटो अपने शासक पर इतना बल देता है कि उसे ही महान शक्तिमान मानता है और अपने आदर्श राज्य में कानून का उल्लेख करना भूल गया। यह इसकी बहुत बड़ी कमी है। कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति अनुचित है। प्लेटो के द्वारा कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत दिया गया है जिससे व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं होता और यह सिर्फ एक ही पक्ष का विकास करता है। व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य को एक ही मानता है। व्यक्ति का ही विस्तृत रूप राज्य को मान लेता है। इसी समानता का तथ्य मानकर प्लेटो जैसे मानव आत्मा में 3 गुण बताता है उसी प्रकार समाज में 3 वर्ग बता देता है जो कि संभव नहीं है। शासक के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा। प्लेटो ने जो एक राज्य के शासन व्यवस्था के लिए अन्य जो महत्वपूर्ण तत्व हैं जैसे कानून, सरकारी पदाधिकारी, दंड की व्यवस्था, सेना आदि उन इम्पोर्टेंट चीज़ों का उल्लेख नहीं किया गया है। प्लेटो के द्वारा जो आदर्श राज्य दिया गया है वह उसके द्वारा एक स्वप्न लोकीय या काल्पनिक आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी आधार पर प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की जाती है। धन्यवाद।